कारण है क्योंकि खुले में सब लोगों ने सब कुछ सुना। ठीक है, CR फॉर्मूला। अब ये कौन है? CR मतलब हो गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, हमारे आजाद भारत के पहले जो इंडियन गवर्नर जनरल थे। ये पोस्ट हमने 2 साल चलाई, 1948 से 1950। फिर 24 जनवरी 1950 को हमने कहा कि छोड़ो, ये पोस्ट क्यों रखें हम, ये हमें बार बार अंग्रेजों की याद दिलाएगी, हम अपनी पोस्ट का नाम बदल के प्रेसिडेंट कर दें, राष्ट्रपति कर दें। तो हमने ये गवर्नर जनरल की पोस्ट हटा के राष्ट्रपति की बना दी। ठीक है, देश की सांप्रदायिक समस्या, तो उन्हीं CR की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था हिंदू मुसलमानों से जुड़ा हुआ, लेकिन उसको मुस्लिम लीग ने कहा साइड करो फॉर्मूला। देश की सांप्रदायिक, हिंदू मुस्लिम धर्म की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने की दृष्टि से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, C चक्रवर्ती आज राजगोपालाचारी, 10 जुलाई 44 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का फॉर्मूला प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुत करने के बाद जैसे ऑप्शन भाई मुस्लिम ये कर लेंगे, हिंदू ये कर लेंगे, गांधी जी ने कहा ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा हमें ये पसंद नहीं। इस फॉर्मूले को गांधी जी का समर्थन भी प्राप्त था। फॉर्मूले में मुख्य रूप से कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग से भी स्वतंत्रता की मांग करने को कहा गया। मैंने क्या बताया, जब गांधी जी भूख हड़ताल कर रहे थे आगा खां पैलेस में, तो सब कह रहे थे भाई रिहा करो रिहा करो रिहा करो। मुस्लिम लीग उस टाइम चुप थी। उसने कहा भाई देखो, लड़ाई जो है तुम लोगों की है, तुम लोग अपना देख लो, क्योंकि वो तो लड़े ही नहीं थे। तो मुस्लिम बहुल, ये क्या कहा इन्होंने फॉर्मूले में, इन्होंने कहा कि तुम लोग भी मदद कर दो, मांग करो तुम भी अलग होने की, हमें स्वतंत्रता दो। और मुस्लिम बहुल्य जो पूर्वी और पश्चिमी इलाके हैं, यानी आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान, इनको अलग करने के सवाल पर एक कमीशन का गठन बाद में कर लेंगे। तो कांग्रेस एक तरह से लालच दे रही है मुस्लिम लीग को कि तुम हमारी आजादी के लिए डिमांड करो, तुम और हम एक ही तो हैं, अंग्रेज चले जाएंगे हमारी डिमांड से, और फिर हम लोग जो है जिस तरफ मुस्लिम बाहुल्य होगा वहां के ऊपर एक कमीशन बैठा के अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कमीशन के गठन का प्रस्ताव, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस फॉर्मूले को नकार दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को डर था कि बाहुल्य तो हिंदुओं का है, भाई 88% उस जमाने में हिंदू थे, तो इनको फील हुआ कि आज अगर अंग्रेज भी चलेगा तो हमारे हक की बातों को उठाने वाला बचेगा ही नहीं। फिर अगर ये लोग हिंदू राष्ट्र कह देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। वो अपनी जगह ठीक थे, अगर उसको ह्यूमन बीइंग की नजर से सोचो तो वो लोग क्योंकि अल्पसंख्यक है। और CR फॉर्मूला क्या कह रहा है कि तुम और हम मिलके अभी अंग्रेजों को भगा देते हैं, और अंग्रेजों के जाने के बाद हम आपस में मिलके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक कमीशन बनाएंगे, वो तुम्हारे इलाकों को अलग कर देगा। अब इसको अगर तुम जिन्ना की नजर से देखो तो वो क्यों फेथ करे हिंदुओं पे, क्या पता कल को तुम मुकर जाओ। तो ये सबके अपने अपने नजरिए थे, इन्होंने मना कर दिया। वेवेल योजना, लॉर्ड वेवेल ये हमारा वायसराय है, ये भी फेलियर रही। इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए कहा आ जाओ हिंदू मुसलमान आ जाओ बैठते हैं, और शिमला में बैठे, लेकिन इस बात से कोई भी राजी नहीं हुआ। जून 1945 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने स्वशासन से संबंधित एक प्लान, ये फॉर्मेलिटी है, स्वशासन की मांग वायसराय की कार्यकारिणी में हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर संख्या में स्थान देने के सवाल पर 1945 को शिमला में एक सम्मेलन रखा। यानी CR फॉर्मूले ने भी कोशिश की, अब वेवेल भी कोशिश कर रहे हैं। CR फॉर्मूला दिल से कोशिश कर रहा है, इंडियन है, लेकिन वेवेल भाई साहब तो बाहर के हैं। तो ठीक है, एक आयोजन करवाया, 25 जून 45 से 14 जुलाई 45 तक चला। इसमें हिंदू मुस्लिम लीडर्स पहुंचे। मुस्लिम लीग के गतिरोध के कारण असफल, यानी मुस्लिम लीग नाखुश है CR फॉर्मूले से भी और वेवेल योजना से भी, क्योंकि उसको ये है कि ये हिंदू बाहुल्य इलाका बनेगा, फिर हमारी कोई सुनेगा नहीं। 45 से ये गलती से 96 लिखा गया, 46 का निर्वाचन। अब हमारे देश में अंग्रेजों को क्लियर हो गया कि हमें जाना है। उन्होंने कहा हमारे रहते रहते सरकार बना के देख लो, कैसे काम करोगे, कोई वित्त मंत्री रेल मंत्री अपने बना के देख लो। तो हमने उनके रहते रहते एक सरकार बनाई। उस सरकार में पंडित नेहरू, पाकिस्तान के लियाकत अली खान जो वहां जाके PM बनेंगे, हमारे PM जो यहीं रहेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो उस सरकार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। केंद्र और प्रांतीय चुनाव, केंद्र तो देश का, प्रांतीय अपने अपने छोटे छोटे प्रांत में संपन्न हुए, जिसमें सीमित मताधिकार का प्रयोग हुआ। सबको नहीं मिला वोटिंग राइट, पूरे देश ने नहीं मतदान में हिस्सा लिया। पहली बार पूरे देश ने हिस्सा लिया 51 वाले इलेक्शन में, जिसका रिजल्ट 52 में आया। तो अगर पूछे कि क्या 46 वाला मतदान सबके लिए था, बिल्कुल नहीं था। हमारे पास वोटर ID थे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ लिमिटेड पढ़े लिखे थोड़े से अमीर लोगों के लिए। इस चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जबरदस्त सफलता प्राप्त की, और कांग्रेस की 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनी। मुस्लिम लीग की भी सरकार बनी, कहां पर, जो बेल्ट पाकिस्तान के पास थी, जो बेल्ट बांग्लादेश के पास है, या मुस्लिम लीग, यानी दोनों अपने में ये सोच के बैठ गए कि भाई मेरा सिक्का यहाँ चलेगा और इसका सिक्का वहां चलेगा। एक तरह से क्लियर हो गया ये।
नौसेना और वायुसेना विद्रोह, ये एक बहुत बड़ा झटका था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि जब तक अंग्रेज यहाँ थे, अंग्रेज हमेशा हमें दबाते रहे, उनके पास फौज बड़ी थी, चाहे वो 57 की क्रांति की घटना हो, चाहे वो कोई देख लो। लेकिन अब इनकी फौज इनके खिलाफ उतर आई। जब फौज खिलाफ उतर आती है ना, फिर आदमी नहीं बैठ सकता, फिर तो गड़बड़ होगी। तो अब नौसेना मतलब पानी वाले, नेवी वाले, और वायुसेना एयरफोर्स। सोचो, पानी वाले और एयरफोर्स वाले अगर दो लड़ेंगे तो आर्मी भी तो लड़ने लगेगी, ये तो तीनों एक जैसी मान लो। तो ये दोनों विद्रोह कर रही हैं। फरवरी 1946 जब जाने का टाइम करीब आने लगा, नौसेना की कुछ भारतीय टुकड़ियों ने आजाद हिंद फौज का बिल्ला लगाकर उग्र विद्रोह कर दिया। जैसे आजाद हिंद फौज के जो पकड़े गए थे, उन पे मुकदमे चल रहे थे ना, तो नेवी वालों ने ना आजाद हिंद फौज का, यहाँ जैसे उनका बल्ला कुछ रहा होगा यहाँ लगाने का सिंबल होता है, जैसे एयरफोर्स का होता है, अलग अलग होते हैं, वो लगाकर और विद्रोह कर दिया। पूरी नेवी ने नहीं, जो भारतीय टुकड़ियां थी वो। ये विद्रोह सरदार लिखना था, वल्लभ भाई पटेल की मध्यस्थता से समाप्त हुआ। अब अंग्रेज सरकार के हाथ पैर फूल गए कि ये क्या हुआ, नौसेना की टुकड़ियां विद्रोह कर रही हैं, सारे इनके साथ मिल गए तो हमें ही मार देंगे। तो सरदार पटेल क्योंकि आजादी के लगभग रास्ते पे हैं, सरकार का साथ हम लोग भी तो दे ही रहे थे, क्योंकि दिख रहा था अभी जाने वाले हैं। सरदार पटेल को उन्होंने कहा, सर आपके आदमी हैं, आप समझाओगे समझेंगे, आप बड़े लीडर हो, आप समझा दो। तो सरदार पटेल ने मध्यस्थता की बीच में आके, भाई सैनिकों देखो ये जा तो रहे हैं, क्यों कलेश करना, भाई कल को बदनामी हो, तुम लोग मान जाओ। मान गए वो। फिर जनवरी 46 को कराची में, कराची जो अपना एयरफोर्स स्टेशन था, इसके कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। तो अभी देखो तुम, 19 फरवरी 20 जनवरी, यानी ये जनवरी फरवरी में दो, एक एयरफोर्स और एक नेवी, हड़ताल कर दी। शीघ्र ये विद्रोह बंबई, लाहौर और दिल्ली में भी फैल गया। अब वायुसेना के तो हर जगह थे ना भाई, हर जगह ठिकाने बना रखे थे। तो शुरुआत हुई कराची से और फैलते फैलते पूरे में वायुसेना वाला। वायु सैनिकों का विद्रोह अंग्रेज सैनिकों के समान व्यवहार किए जाने की मांग को लेकर हुआ। क्या कह रहे थे एयरफोर्स के बड़े बड़े अधिकारी और छोटे वाले भी, कि हमारे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं है, अंग्रेज उसी रैंक पर है, मजे करते हैं, हम उसी रैंक पे भूखे मरते हैं, ऐसा क्यों है। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। कैबिनेट मिशन योजना, अब अंग्रेजों को फील हुआ कि यार जाना तो पड़ेगा ही, जाते जाते इनका थोड़ा भला कर जाते हैं, इनको थोड़ा आइडिया दे जाते हैं। तो उन्होंने हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन भेजा, जिसमें 3 आदमी आए, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एक था एलेक्जेंडर। इसमें पैथिक लॉरेंस इसका मुखिया था, एलेक्जेंडर और क्रिप्स जो थे, ये दोनों इसके मेंबर थे। मार्च 1946 को, अब देखो ये जनवरी फरवरी में हुए, देखना ये देखो, जनवरी फरवरी हमने ये रुकवा दिए, मार्च में इन्होंने कैबिनेट में, ये अच्छा काम था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट है इसका पूरा नाम, क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी का था क्लीमेंट एटली, अच्छा आदमी था, इसके टाइम पे हम लोग आजाद हुए। एटली द्वारा की गई घोषणा में, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार कि हम अपना निर्णय खुद ले पाए और संविधान निर्माण की बात मान ली गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग अपना संविधान लिख लो और उसके लिए तुम्हें गाइडेंस देने के लिए हम 3 लोगों को भेज देते हैं। इसी को कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, पैथिक लॉरेंस ये मेन आदमी है, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर और क्रिप्स, क्रिप्स पहले भी आया हुआ है, क्रिप्स मिशन 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस की भर्ती कर दो, इस बात को लेके ना लालच दे रहा था कि तुम एक बार इंडिया भी लड़ लेगा तो हम लोग तुम्हें स्वशासन दे देंगे, झूठी बात। तो ये देखो 3 आदमी, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर, इसकी सदस्यता वाला कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और मई 46 को अपनी योजना प्रस्तुत की। मार्च से आके मई में, 24 मार्च से मई, मार्च से अप्रैल, 2 महीने पहले बैठ के जायजा लिया कि हमारी बात मान लेंगे, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, कहीं अपनी बेइज्जती करवा के हम यहाँ से जाएं। तो पहले बातचीत करके फील किया, फिर बताया। इस योजना में एक संविधान सभा के गठन का प्रावधान था। क्या बोले कि हम तो जाएंगे, तो अपने लिए संविधान सभा बना लो। इनकी बात हमने बिल्कुल मानी और 10 लाख की जनसंख्या पे एक आदमी, हमने कहा भाई 10 लाख के ऊपर एक आदमी, हम 40 करोड़ थे उस जमाने में, तो लगभग 400 आदमी चुने जाने थे। 389 सब पढ़े लिखे काबिल अमीर आदमी, इक्का दुक्का काबिल लेकिन गरीब, B.R. अम्बेडकर उसके एग्जाम्पल थे। तो क्या कहते हैं ये, इस योजना में कई दोष होने के बावजूद कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अब मुस्लिम लीग को थोड़ा सा गड़बड़ लगने लगी, क्यों, क्योंकि जब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा के इलेक्शन हुए ना, तो उनको सीटें कम मिली। उनको ये फील हुआ कि अगर अब ऐसा है तो 1 साल बाद जब आजाद होंगे तो भी हम लोग परेशान होंगे। तो उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को, ठीक 1 साल पहले, 1 दिन पहले।
मुस्लिम लीग ने जुलाई 46 तक कैबिनेट मिशन के वक्तव्य को अस्वीकार। मुस्लिम लीग ने कहा भाई हमें इनकी बात नहीं पसंद। मुस्लिम लीग ने अगस्त 46 को, बिल्कुल एक साल, देखो एक साल से पहले 16 अगस्त 46 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया कि भैया हम तो अपनी कार्यवाही करेंगे। इस घोषणा से यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी, बंगाल, पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों में दंगे। क्यों दंगे? क्योंकि इस बेल्ट में मुस्लिम भी ज्यादा हैं, तो यहाँ आपस में लड़ाई झगड़े हो गए इनके। अंतरिम सरकार अब नई सरकार बन गई। सितंबर 46 को कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन गई। भी कैसे काम करोगे, अगले साल हम जा रहे हैं, काम करके देख लो। ठीक है सर, बना लेते हैं सरकार, अंतरिम सरकार। पाकिस्तान की मांग पूरी न होने के कारण मुस्लिम लीग ने आरंभ में मंत्रिमंडल का बहिष्कार किया। शुरू में मुस्लिम लीग ने कहा भाई ना हम तो गांधी को छुड़वाने में तुम्हारे साथ थे, ना हम सीआर फॉर्मूले से इम्प्रेस्ड हुए, ना हम वेवेल के साथ, और ना ही तुम्हारे इस कैबिनेट को हम मानते। और फिर इन्होंने क्या किया, बाद में मान लिया। ठीक है, बाद में मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई, परंतु अपने संविधान सभा का बहिष्कार किया। इसने क्या कहा कि ठीक है हम शामिल हो जाते हैं, सरकार हम भी चलवा देंगे, काम हम भी सीख लेंगे, लेकिन संविधान सभा तुम्हारी हमारी अलग है। हम अपना संविधान लिखेंगे, पाकिस्तान का तुम अपना लिख लो। अब है माउंटबेटन योजना। ये लास्ट आदमी है जिसको अंग्रेजों ने भेजा कि भाई साहब आप और चले जाइए और चलते चलते अपना काम जो समेटने वाला काम आप कर लीजिए। तो ये यहाँ आए ही 1947 में। आने के बाद लगा लो 3 जून, ये आए थे मार्च के आसपास, इन्होंने काम करना शुरू किया। 3 जून 1947 भारत पाक विभाजन योजना, मन बाटन योजना, मन बांटना, माउंटबेटन योजना, कई नाम है। इस आदमी का नाम खराब कर दिया, हमें तो वैसे भी अलग होना था, पर इसके नाम के साथ भारत पाक विभाजन योजना है। तो भारत पाक विभाजन योजना, माउंटबेटन योजना, मन बाटन योजना 3 जून की। सोचो ये आदमी मार्च में काम करना शुरू किया, जून में इसने योजना प्लान कर दी, जुलाई में इसने ये प्रोजेक्ट जो बनाया ना इसने एक पूरा, ये सब प्रेजेंट कर दिया ब्रिटेन में, हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स में। जुलाई में डिस्कशन हुआ, फाइनली टिक हुआ कि ठीक है बना दो इसको, देश को अलग कर दो, मतलब अपने चंगुल से बाहर कर दो, और अगस्त में हम आजाद हो गए। यानी प्लान्ड तरीके से पावर हमें दे दी गई। मार्च से ये आदमी काम करता है, जून में 3 जून को ये प्रोजेक्ट पेश करता है कि ऐसे ऐसे कर लें, जुलाई में ये उसकी परमिशन लेता है, और अगस्त में फिर भारत आजाद। ठीक है, माउंटबेटन योजना 47, मार्च 47 को प्रचुर निर्णायक शक्ति, यानी तेरे हाथ में पावर है, इसको भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। इसके अनुसार यह निर्धारित हुआ कि ब्रिटिश सरकार, भारत की सत्ता जनता के मन के अनुकूल सरकार के हाथ में, भाई जो जनता चाहती है, नेहरू गांधी 15 अगस्त 47 को दे देगी। सरकार संविधान सभा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंग्रेजों ने कहा तुम्हारा संविधान, तुम्हें देश चलाना है, जो मन करे लिखो, हम ना आगे न पीछे। इस योजना के तहत 14 अगस्त 47 को भारत को और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा भारत को, लेकिन गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया। अब तो फॉर्मेलिटी है बेटा, अब तो स्वीकार करना ना करना कोई बात ही नहीं है। जब सीआर फॉर्मूले में गांधी कह रहे थे कि जहां मुस्लिम बाहुल्य है अलग कर देंगे, तो अब गांधी क्यों मना कर रहे हैं? ये तो होना ही था, तो दिखती बात थी 47 में। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। बस तो फिर एक आदमी ना करेगा तो भी कांग्रेस तो मान गई। स्वतंत्रता की प्राप्ति, जुलाई 47 को ब्रिटिश संसद ने 15 अगस्त 47 को भारत को आजाद करने के उद्देश्य से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उनके यहाँ तो कानून में लिखा जाएगा ना, पारित किया। इसके तहत अगस्त 47 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 47 को भारत। ऐसा क्यों? एक ही दिन बने थे, क्योंकि रात के 11:35 पे आजादी मिली। 11:35 पे पाकिस्तान का टाइम हमसे आधा घंटा पीछे है। अब यहाँ 8:30 हुए, वहां 8 बजे होंगे। तो ऐसे अगर सोचो रात का टाइम हो 11:30 और 12, तो 11:30 बजे तो पीएम लिखोगे, भाई आज तारीख है 7 तारीख, लेकिन 12 बजते आप लिखोगे 8 अगस्त। यही यहाँ हुआ। पाकिस्तान का टाइम रात के 12:05 था हमारा, और पाकिस्तान का 11:35। तो वो तो आजादी बनाते हैं 11 को, हम 15, जबकि एक ही दिन है दोनों। इसके तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान को, 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली। भारत का विभाजन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47, ये कहाँ पेश किया गया? ब्रिटेन में। अधिनियम मतलब एक्ट, तो कानूनन भारत आजाद हुआ, ऐसे नहीं कि अपने आप ही। ब्रिटिश संसद ने जुलाई 47 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया। एटली, क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी वाला, उसने माउंटबेटन योजना को विधेयक के रूप में पेश किया 15 जुलाई को। बहुत जल्दी पास करेंगे ये हाउस ऑफ कॉमन्स में, एक तरह से लोकसभा। 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राज्यसभा टाइप में। 18 जुलाई को ये पारित हुआ। तो सोचो 15, 16, 18, 3-4 दिन के अंदर। इसके बाद इस पर सम्राट के हस्ताक्षर हो गए, और इसके द्वारा 3 जून 47 की जो योजना बनाई थी ना, उस पर सिग्नेचर बाद में हुए, वैधानिक रूप प्रदान कर दिया। यानी 3 जून को माउंटबेटन ने प्लान बनाया, उस पर जुलाई में डिस्कशन हुआ, 2-3 दिन के अंदर सम्राट के सिग्नेचर, बस बन गया। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी, जिनमें प्रमुख धाराएं, सारी नहीं पढ़नी लेकिन मोटा मोटा क्या लिखा पता है इन्होंने, कि भाई 15 अगस्त को हम लोग इनको आजादी दे देंगे, हम लोग इनके सारे
अधिकार इनको दे देंगे। उसके बाद जहां मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा है वो ये जो चाहे बना ले, जो इनका मन करे वैसी सरकार बनाए। ये अगर अभी एकदम से देश को ना चला पाए तो हमने जो अधिनियम बनाया था 1935 में, अंग्रेज कह रहे हैं, उस पर ये सरकार को चलाते रहे जब तक इनकी किताब तैयार नहीं होती। क्योंकि हमने तो अभी लॉ बुक लिखी नहीं थी अपनी, वो कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी की धाराएं बेशक थी लेकिन बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो थी। तो उन्होंने कहा जैसा मन करे वैसा कर लेना। हमने उनकी इस बात को सोचा और हमें फील हुआ कि हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई है ही नहीं अभी कामकाज। तो हमने इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1935 वाले को 50 तक चलाया। फिर 26 जनवरी 50 को हमने कहा बस हमें एक्ट नहीं चाहिए, अब हमारे पास किताब है। देखिए 15 अगस्त 47 को भारतीय उपमहाद्वीप को दो उपनिवेशों भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा, यानी दो हिस्से बना दिए 15 अगस्त को। 15 अगस्त के बाद भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद का क्षेत्राधिकार समाप्त। अब अंग्रेज अपने लॉर्ड्स यहां ना भेजें, अपने काम हम खुद कर लेंगे। प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को अपने राज्य के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार, हर स्टेट को अपना अधिकार होगा। भारतीय संघ में पाकिस्तान में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत शामिल होंगे। यानी हमारे संघ में क्या होगा, पाकिस्तान को छोड़ दो बाकी सब इंडिया का होगा। पाकिस्तान में क्या क्या मिलेगा, पाकिस्तान को सिंध मिलेगा, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, पंजाब का पश्चिमी हिस्सा क्योंकि एक तो हमारे पास है, और पूर्वी बंगाल, असम के सिलहट जिले सहित। यानी इसको बांग्लादेश मिलेगा आज का इसको पाकिस्तान, जिसमें सिंध है, पंजाब है, कश्मीर है, सब इसका। देशी रियासतें जो मन करे वो कर ले, भारत या पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन में शामिल हो सकती हैं। देशी रियासतों पर से ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता समाप्त, अब तुम्हारे ऊपर हम नहीं है, तुम्हारा जो मन करे करो। महामहिम की सरकार, भारतीय नरेश, नरेश मतलब राजाओं के मध्य हुए सभी अनुबंधन संधियां रद्द। यानी हम अंग्रेजों ने जो तुम्हारे राजाओं से संधि कर रखी थी ना, हम इसको रद्द कर रहे हैं। तुम्हारे राजा तुम संभालो, देश संभाले, तुम लड़ो मरो कुछ करो, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन की उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त। आज के बाद तुम्हारे यहाँ कोई भी भारत का सम्राट नहीं कहलाएगा, हमारी तरफ से तुम फ्री हो। तुम राजा बनाओ, महाराजा बनाओ, बादशाह बनाओ, सम्राट बनाओ, कुछ बनाओ। भारत सरकार अधिनियम 35 द्वारा इन दोनों राज्यों का शासन चलाया जाएगा। कब तक, जब तक इनका संविधान नहीं लागू होता। इसके सेल वीक हो गए थे, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ उन्होंने मुझे बता दिया। एक बार मुझे बताओ कि कितना कितना तक तुम्हें सुनाई आया। एक बार मुझे लास्ट बताना जरा, देख के कहाँ तक आवाज थी। एक बार चेक कर रहे हैं बेटा, तब तक या तो तुम लोग लिख के भेज दो कितने तक साउंड थी, कहाँ तक लास्ट आवाज आई है। वॉइस गई है ये पता चल गया बेटा, मैंने उसको ठीक कर लिया। एक बार लास्ट देख के बताओ जरा कहाँ तक थे लास्ट में। 8:35 बेटा। टॉपिक क्या पढ़ा रही थी मैं, टॉपिक बता दो लास्ट, जितना तुम्हें ऑडिबल था उससे फिर आगे पढ़ा दूंगी मैं। मिनट्स तो पता है बेटा, लास्ट जो लाइन भारत पाक विभाजन तक, ठीक है 136 तक ये हो गया था लास्ट।
भारत पाक विभाजन तक वो कह रहे हैं आवाज है। भारत का विभाजन चेक करना, यहां से पढ़ाना है। एक बार चेक कर लो, भारत का विभाजन अगर नहीं पढ़ा है, मतलब तुम्हें आवाज नहीं आई तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगी। 137 कह रहे हैं कोई, पेज नंबर 136 तक है। 15 अगस्त 47 भारतीय उपमहाद्वीप को, ये पढ़ा रखा है। 137 कंप्लीट। ओके, ये पाकिस्तान में क्या क्या था, इसको एक बार अपने से चेक कर लो जहां तक आवाज है। 137 तक समझ में आ गया था? 37 तक है? ठीक है, यहां से पढ़ा देती हूँ। ठीक है बेटा, चलो। 14-15 अगस्त की आधी रात को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो गए। ठीक है, ठीक है बेटा, यही पढ़ा रही हूँ। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पीएम बने, और हमने अपना राजेंद्र प्रसाद को नहीं बनाया, हमने सी राजगोपालाचारी को अपना गवर्नर जनरल। पाकिस्तान ने लियाकत अली खान को अपना पीएम और जिन्ना को अपना गवर्नर। जो बड़ी पोस्ट थी ना बेटा, वो गवर्नर जनरल की थी, उसके नीचे थे पीएम। तो पीएम यहाँ नेहरू बने, वहां लियाकत अली खान, और यहाँ बने ऊपर राजगोपालाचारी, वहां ऊपर बने जिन्ना। ठीक है। पाकिस्तान के संविधान सभा ने 11 अगस्त को अपनी पहली बैठक में राष्ट्रपति चुना, और 14 अगस्त को जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखो, ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति हमेशा कठोर था। 85 में कांग्रेस बनती है दिसंबर में, 85, 86, 87 से एंटी होने स्टार्ट हो गए थे। 87 से कांग्रेस सिर्फ सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, ये वक्तव्य लॉर्ड डफरिन ने दिया। अजीब बात है कि डफरिन के टाइम में ही बनी थी। डफरिन के टाइम में तो कांग्रेस बनी थी 1885 में, और डफरिन कह रहे हैं अरे ये कुछ नहीं है संस्था पंस्था, ये तो थोड़े बहुत लोगों का बस दिखावटी है। वो खुद इसकी बुराई कर रहे हैं, जबकि ये इन्हीं के टाइम में बनी थी। क्या कह रहे हैं? सूक्ष्मदर्शी, माइक्रो, अल्पसंख्यक, यानी थोड़े से लोग हैं, दो चार, कुछ नहीं ज्यादा लोग हैं, ये का प्रतिनिधित्व करती है। ये वक्तव्य डफरिन ने दिया, जिसने खुद बनवाई है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही है, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा। मैं इसकी मरने में मदद करूं। अनुशीलन समिति, ये क्या है? ये क्रांतिकारियों की एक समिति है, अनुशीलन समिति। और इस तरह की अभिनव भारत अनुशीलन ये सब लड़कों ने तैयार की थी 1897 के बाद। सबसे पहले क्रांतिकारी महाराष्ट्र में चित्पावन, याद करो, वो ब्राह्मण थे और चापेकर बंधु थे, उन्होंने मर्डर कर दिया था। फिर ये महाराष्ट्र में क्या, इसमें बंगाल में अंतर क्या था? बंगाल वाले लिखत पढ़त ज्यादा करते थे मैसेजेस के थ्रू, आज वाले नहीं, पुराने चिट्ठी पत्री, और महाराष्ट्र में बोल के चीजें आगे बढ़ी। तो अनुशीलन समिति क्रांतिकारियों की, हेमचंद्र और पी.एन. बापट, अभिनव भारत। देखो, अनुशीलन, अभिनव, ये सब क्रांतिकारी लड़के थे। ये ने बम बनाने की कला रूस और पेरिस में सीखी। रूस और पेरिस से क्या सीख के आए? बम कैसे बनाने हैं। तभी तो बम फेंकते थे लोग, बम की राजनीति, तभी गांधी जी कहते थे इनको। गांधी जी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सेना में भर्ती होने का आह्वान किए जाने पर उन्हें सार्जेंट की संज्ञा दी गई। तो गांधी जी का मजाक है, बेइज्जती है कि गांधी जी आपको क्या इंडिया से मतलब है, आप तो अंग्रेजों के सार्जेंट हैं, आप तो भर्ती करवाते घूमते हैं, आप ही की वजह से मर गए लड़के। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरह से नेगेटिव पॉइंट था। बाद में गांधी जी ने फिर अपना ये, इनको मिला था ना, जैसे आज का भारत रत्न है, उस टाइम का सबसे बड़ा मिला था केसर ए हिंद, ये रत्न टाइप का था, ये लौटा दिया था बाद में। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला नेता मोहम्मद अली, ये